नमस्कार आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद वापस बुलाने के लिए। आपको प्रणाम और दर्शकों, आपके दर्शकों को भी प्रणाम। प्रणाम आदित्य जी। वैसे तो कमाल हो गया पिछले 24 घंटे में। दो दो ट्वीट आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जो पिछले मंगलवार से लगभग गायब थे। पहला ट्वीट उन्होंने ये किया था ट्रूथ पर गुड नाइट, और फिर उसके कुछ घंटे बाद उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया जिसमें लगभग उन्होंने इस बात का रोना रोया है कि भारत अपना सामान तो ज्यादा भेजता है अमेरिका में, लेकिन हमारा सामान तो खरीदता ही नहीं है। तो कैसे देखा जाए इसको? रोना धोना चालू हो गया है। देखिए, अगेन अगेन जो भारत को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं ये, और ये बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं। तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अपनी, मुझे लगता है, बुद्धि खो बैठा है कि भारत भारत में आपका रिजर्व करेंसी है। आपका छोटा सा भी प्रोडक्ट होगा भारत में कितना ज्यादा महंगा होगा। जस्ट इमेजिन, अगर भारत अपनी इकोनॉमी खोल भी देता है तब भी कोई खरीदेगा नहीं आपकी कारें, बिकॉज इट इज बियॉन्ड द रीच ऑफ मोस्ट भारतीय। और आपकी गाड़ियां या आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, पहली बात तो आप कुछ बनाते नहीं है जो भारतीय खरीद सके। और दूसरा, आपने रिजर्व करेंसी रखा हुआ है। रिजर्व करेंसी का स्टेटस हटा दीजिए तो भारत खरीदेगा। देन 1 रुपी इज इक्वल टू $1, भारत खरीदेगा और कोई भारत से उधर भी नहीं जाएगा। तो ये पूरा इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। आप मुझे एक बात बताइए, अमेरिका में एक पानी का एक बॉटल रिटेल में, एक बॉटल अप्रोक्सीमेटली $1 का बिकता है रिटेल में, मतलब 80 रुपए की एक बॉटल। भारत में 1 लीटर बॉटल 35 रुपए की बिकती है, या 30-40 रुपए की बिकती है अगर आप किसी नॉर्मल दुकान से खरीदते हैं। तो देर इज नो पैरिटी, पैरिटी नहीं है। और तो ये जो लॉजिक देना, दैट मीन्स कि इनका जो टीम है या खुद को इतनी बुद्धि नहीं है ये समझने के लिए कि हमारे प्रोडक्ट्स, इनके प्रोडक्ट, अमेरिकन प्रोडक्ट्स आर ओवर प्राइस्ड इवन फॉर अमेरिकन। एक पैरासीटामोल की गोली, अगर मैं सारे एक्सपोर्ट को कॉस्ट को लगा लूं, एक पैरासीटामोल गोली 5 से 10 रुपए की आती है। वही 2 पैरासीटामोल की गोली $1 $2 में बिकती है, 8 गुना ज्यादा इन अमेरिका। तो कहां से कंपैरिजन होगा, आप बताइए। और $1 में मैं किसी भारत के प्रांत में, गांव में चला जाऊं, मैं तो बहुत गांव में घूमता हूं भारत में, तो वहां पे मुझे 80 रुपए में 2 या 3 समय का भोजन नॉर्मल तरीके से मिल जाता है। मैं साधारण, अगर मैं सड़क के किनारे खाऊं या कहीं पे भी खाऊं साफ सुथरी जगह पे, उतना ही प्राइस होता है उसका। अब $1 में, $2 में तो आपको पानी की बोतल मिलती है अमेरिका में, और वो भी क्लीन नहीं, प्यूरिफाइड वाटर। ठीक है, भारत में मिनरल वाटर मिलता है, वहां पे प्यूरिफाइड वाटर मिलता है। तो देर इज नो कंपैरिजन। आप कर ही नहीं सकते। आप अगर अमेरिका चाहता है तो ठीक है, प्राइसेस सारे गिरा दो, सबको 20 रुपए पे लेकर आ जाओ, लेट्स डू इट बिजनेस। तो ये जो ट्वीट है, मैं चाहूंगी इसको आप ना मुझे विस्तार से समझाएं। एक तरफ ये कहना कि भारत का बिगेस्ट क्लाइंट अमेरिका है, फिर ये कहना कि वन साइडेड रिलेशनशिप रहा है, हमारा सामान तो खरीदते नहीं हो, अपना सारा हमको बेच देते हो। देखिए, इसमें आपको रिजर्व करेंसी स्टेटस पे, जब आप रिजर्व करेंसी अपनी बनाते हो, देन यू ऑल्सो बियर द कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट। आपको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो रिजर्व करेंसी का स्टेटस चला जाएगा। रिजर्व करेंसी स्टेटस में आपकी डेट रिलेटेड इकोनॉमी होती है, डेट बेस्ड इकोनॉमी होती है। तो हटा दो रिजर्व करेंसी स्टेटस, ये सब बंद हो जाएगा। नो लॉन्गर अमेरिका इन डॉलर, रिजर्व करेंसी स्टेटस। मतलब मुझे ऐसा लगता है इट्स ए प्लान्ड वे ऑफ अमेरिका टू मूव टुवर्ड्स ए डी डॉलराइज्ड वर्ल्ड, यही लग रहा है मुझे। तो आप अपनी रिजर्व करेंसी स्टेटस हटा दो, भारत के सारे एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगे, आपको भारत के लोग भी आपकी तरफ नहीं आएंगे। यू पीपल गो फॉर द कन्वर्जन फैक्टर। तो आपने आर्टिफिशियली अपनी करेंसी को रखा हुआ है, जो भी करेंसी भारतीय रुपए के हिसाब से रखी हुई है, आर्टिफिशियल है, वो रियल नहीं है, और मैनिपुलेट करके अपनी करेंसी को ऊपर रखा हुआ है। तो आप उसको बंद कर दीजिए, एवरीथिंग विल बी ओके। अब मैं, इन्होंने लिखा है जैसे कि वी सेल देम वेरी लिटिल, ऑब्वियसली इट सेल वेरी लिटिल, क्योंकि आपका रिजर्व करेंसी है, भारत रिजर्व करेंसी नहीं है। तो रिजर्व करेंसी में क्या होता है, यू सर्कुलेट योर मनी ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसमें जो एनीवन हु इज, जो आपकी करेंसी में ट्रेड कर रहा है, उसका एक परसेंटेज आपको मिलता रहता है। तो आप मुफ्त को खा रहे हो बैठ के, आप कुछ मेहनत नहीं कर रहे हो।
डोनाल्ड ट्रम्प को समझाना चाहिए, योर बिगेस्ट एक्सपोर्ट इज द यूएस डॉलर, नथिंग एल्स। आप यूएस डॉलर को एक्सपोर्ट कर रहे हो, वही आपका मेन प्रोडक्ट है। जिस दिन उसका रिजर्व करेंसी स्टेटस चला जाएगा, आप यू आर नथिंग, क्योंकि आप कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करते हो। आपके लोग वापस आएंगे दूसरे देशों में जॉब करने के, जैसे यूके के लोग जाते हैं, यूके के लोग मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, यूके के लोग भारत में काम करते हैं, और यूके जगह जगह काम करते हैं, जैसे कि भारतीय बहुत सारी कंपनीज के सीईओ ब्रिटिश हैं, तो आप भी ऐसी काम करोगे। अच्छा, इन्होंने बोला है कि वी हैव ए वन साइडेड रिलेशनशिप, तो अगेन वन साइडेड तो होगा ही ना। आपका रिजर्व करेंसी, एवरीथिंग इज मनी। वो बोलते हैं ना इंग्लिश में सेइंग कि वेयर द मनी फ्लोज अटेंशन गोज। तो आप अपने अमेरिका का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस ट्वीट में, जो मैसेज दिखा इन्होंने ट्रूथ सोशल पे, कि आप ये नहीं समझ रहे हो कि दीज आर द प्रिविलेजेस यू गेट। अगर आप यूएस का रिजर्व करेंसी स्टेटस रखते हो, तो अगर यूएस करेंसी का रिजर्व स्टेटस हटा देंगे तो ये प्रिविलेजेस चली जाएंगे आपकी। यू आर नो लॉन्गर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री इन द वर्ल्ड, यू आर जस्ट ए कॉलोनी। दुनिया को बोलना चाहिए ऐसा। आपने रिजर्व करेंसी स्टेटस चुराया ब्रिटेन से, उनको फोर्स किया कि पाउंड स्टर्लिंग इज नॉट ए रिजर्व करेंसी, आप है, तो नाउ लिव विद इट। आपने जो भी अभी तक जो बड़े बड़े घर बनवाए अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में नेशन बिल्डिंग नहीं हुआ आज तक, अमेरिका कॉलोनी के जैसे ही काम करता है। सड़कें बनाई है और रेल्स पे ओनली गुड्स ट्रेन चलती है और मिलिट्री मूवमेंट होता है। तो आपने अपने आप को छुपाने के लिए यू क्रिएटेड दिस रिजर्व करेंसी वॉल एंड सुपर पावर स्टेटस बेस्ड ऑन फेक करेंसी। अब नेचुरली मैन्युफैक्चरिंग तो वहां से चला जाएगा, क्योंकि आपको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। आपको जहां पे पोल्यूशन होता है प्लास्टिक बनाने में, कप्स बनाने में, या छोटी छोटी चीजें करने में, तो नेचुरल कंट्री के जैसा आप ऑपरेट ही नहीं कर रहे अमेरिकन इकोनॉमी। अच्छा, इनका दूसरा है द रीजन दैट इंडिया इज चार्जेस हाई टैरिफ। वो तो इंडिया चार्ज करेगा क्योंकि उसको मालूम है आपका रिजर्व करेंसी स्टेटस है। तो अगर हम चार्ज नहीं करेंगे तो आप हमको खा जाएंगे। पता लगा एक भी कंपनी भारतीय ओन होगी नहीं भारत के अंदर, और भारत तो व्यापारियों का देश है शुरू से, तो हम अपनी इंडस्ट्री को बचाएंगे। तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो हटा दो रिजर्व करेंसी, आज ही हटा दो, तो फिर सॉल्व हो जाएगा सारा प्रॉब्लम। मैं आपको बताऊं अंजू जी, एक दिन भी अगर रिजर्व करेंसी स्टेटस चला गया, दे विल नॉट बी एबल टू compete विद इंडिया और एनी अदर कंट्री, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज के प्रोडक्ट्स बेटर है क्वालिटी के, प्लस आप जो है बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं रिजर्व करेंसी स्टेटस की वजह से दूसरे देशों से। हिमाचल प्रदेश से सबसे अच्छे सेब आएंगे अमेरिका में, और भारत के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट गुड्स हैं अमेरिका आएंगे, क्योंकि आपको रिजर्व करेंसी स्टेटस है। आप उसको हटा दें तो आप खरीद ही नहीं पाओगे, कुछ नहीं खरीद पाओगे। आपको अपने आप को बेचना पड़ेगा खरीदने के लिए, क्योंकि आपका कुछ है ही नहीं। आप तो प्रिंट कर रहे हो, निक्सन ने तो प्रिंट करवाया था आपको, तो आप तो बस प्रिंट कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, गोल्ड स्टैंडर्ड ही नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि आवर बिजनेस अनेबल टू सेल इन इंडिया। नेचुरली नहीं सेल कर सकते आपके प्रोडक्ट्स। अगर आप अपने घर पे पेपर कप भी बनाओगे तब भी नहीं बेच सकते आप, क्योंकि आपने अपने लोगों को करप्शन बेच बेच के इतना हाई सैलरी कर दिया है। अब मुझे बताइए, अब उस करेंसी में भी आपके लोग मेंटेन नहीं कर पाते अपने आप को। ओके, अमेरिका में पावर्टी कितनी है? अमेरिका में पावर्टी 22%, इंडिया का पावर्टी है 10% से भी कम, जो पावर्टी स्टैंडर्ड्स की मैं बात करूं। तो आज भी आप गरीब देश ही हो एज ए परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। आपने पिछले 10 साल से 12% लोगों को पावर्टी में धकेला है। भारत ने 22% लोगों को पावर्टी से बाहर निकाला है। तो नेशन बिल्डिंग तो आपने किया नहीं, आप तो गरीब पे गरीब बनाते जा रहे हो। क्योंकि रिजर्व करेंसी स्टेटस में क्या होता है कि इससे फनल टॉप पर ही जाता है सब कुछ। मतलब ऑल अमेरिकन्स आर रिसोर्सेज फॉर द बिग कंपनीज ऑफ अमेरिका। अब इस मॉडल को तो भारत फॉलो करेगा नहीं, क्योंकि भारत एक वास्तविक देश है, प्राचीन देश है, आप कॉलोनी हो। अच्छा, अब इन्होंने तीसरा बात किया कि वन साइडेड टोटल डिजास्टर। ऑब्वियसली वन साइडेड डिजास्टर होगा, क्योंकि आप ही रिस्पॉन्सिबल हो आपकी हरकत, आपकी कंडीशन के लिए। तो दूसरा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप भारत को ब्लेम नहीं कर सकते, न चाइना को ब्लेम कर सकते हो। सबसे ज्यादा फायदा तो चाइना ने उठाया है।
आपके टॉयलेट पेपर से लेकर आपके साबुन तक सब कुछ कंट्रोल करता है चाइना। आप चाइना को झक मारकर भी बाहर नहीं निकाल सकते, कितना भी कोशिश कर ले, नहीं निकाल सकते। अच्छा, फिर उसके बाद बोलते हैं, अगला वाला पॉइंट बड़ा मजेदार है जो मैं पढ़ना चाह रही हूँ कि इंडिया बाइज मोस्ट ऑफ इट्स ऑयल एंड मिलिट्री प्रोडक्ट्स फ्रॉम रशिया, वेरी लिटिल फ्रॉम अस। अगेन अगेन देखिए, जो अमेरिकन मिलिट्री प्रोडक्ट्स की जो इमेज थी वो केयरफुली मीडिया क्रिएशन थी, और आपने दूसरी कंट्रीज को फोर्स करते थे, जैसे भारत में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को फोर्स करते थे, भारत में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को फोर्स करते थे ताकि करप्शन रहे। क्यों एचएएल इतने लंबे समय तक तेजस प्रोड्यूस नहीं कर पाया, और क्यों एचएएल ने जीई के साथ डील साइन किया? ये इज अ क्लासिकल आउटकम ऑफ योर कोअर्शन। आपने फोर्स किया भारतीय कंपनीज को आपके साथ डील साइन करने से। अब आप बोलते हैं कि रशिया से खरीदते हैं। देखिए, अमेरिकन प्रोडक्ट्स फेल हो चुके हैं मिलिट्री में। एक तो ज्यादा मेंटेनेंस होती है, टू कॉम्प्लेक्स। जैसे रशियन प्रेसिडेंट ने बड़ा सही बताया था कि आपके जो मिलिट्री प्रोडक्ट्स हैं डिजाइन फॉर असैसिनेशन नॉट फॉर वॉर। ठीक है, आप लोगों को मार सकते हो लेकिन आप युद्ध नहीं लड़ सकते, क्योंकि युद्ध के लिए आपको लेस कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट चाहिए विद ग्रेटर फायर पावर। अब रशियन प्लेन बेली पे उतर जाता है, कुछ प्लेन्स ओके कैन लैंड ऑन द बेली, तो सिक्योरिटी ऑफ द पायलट इज हाई। पहले रशियन इंजन्स का जो है एयरक्राफ्ट इंजन्स का जो डिपेंडेंसी था वो कम होता था, अब तो इक्वल लेवल आ गया है, वेस्टर्न कंट्रीज के जैसा हो गया है। प्लस they can be produced easily, maintained easily, and they have less complicated system than American system. आपने हायर वैल्यू के चक्कर में ऐसा कर दिया कि F-35 तो अपने आकाश ऐसे गिरता है जैसे फूल गिर रहे हो, उड़ता उड़ता क्या गिर गया फट कहीं भी। और आपके प्रोडक्ट तो लेस, अभी क्योंकि रिजर्व करेंसी स्टेटस वापस आ गया, उसके चक्कर में आपने दुनिया को फोर्स करके अपने प्लेन्स बेचे, प्रोडक्ट बेचे। अगर अच्छे होते तो फोर्स नहीं करना पड़ता आपको, आप ओन मार्केट कम्पीट करते, नहीं कर सकते आप। ओके, दैट्स व्हाई। इसलिए भारत क्यों खरीदेगा आपके प्रोडक्ट्स? आपसे खरीदा भारत ने, अपाचे खरीदा, भारत ने खरीदा आपसे चिनूक खरीदा, भारत ने C-17 खरीदा, भारत ने C-130 खरीदा, भारत ने M777 हाउविजर्स खरीदी। तो ये सब तो भारत खरीदा, प्रेडेटर भी खरीद रहा है, आपसे इंजन भी खरीद रहा है। टेल मी कि इनमें मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होती है? Why India was forced to buy C-295? स्पेन के साथ जो कोलैबोरेशन टाटा का हुआ है, Why India was forced? क्योंकि उसको मालूम है कि आपके प्रोडक्ट्स की मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत ज्यादा है और उसको अमेरिका को ही देना पड़ेगा, विच इज सिक्योरिटी हैजर्ड। और अमेरिका, आप तो जिस कंट्री को कोई प्लेन बेचते हो वहां पे कोई किल स्विच लगा देते हो तो उससे प्लेन ही गिर जाता है। पोलैंड ने भी रिफ्यूज किया, स्पेन ने भी रिफ्यूज किया, अभी नॉर्वे ने भी रिफ्यूज किया, तो ब्रिटेन ने कंप्लेन किया। F-35 था ना जो केरल में खड़ा रहा, और अभी कितने सारे F-35 गिरे भी है ना। हाँ, वो केरल वाला तो F-35 को आदि केसव जी का प्रसाद चाहिए था, इसलिए रुका था वो। उसको चाहिए था कि आदि केसव से उसको प्रसाद मिलता रहे, लड्डू मिलते रहे, वो इसलिए चेक होना था। बट आई एम जस्ट सेइंग देयर इज नो रिलायबिलिटी। आपके F-16 को तो हवा में भारत उड़ाता रहता है, कितने उड़ा दिए अभी तक? तो 16 से 17 उड़ा दिए, MiG-21 ने उड़ा दिया उसको। क्योंकि भारत जब रशियन प्लेन्स खरीदता है उसमें इतने चेंजेस करता है कि रशियन प्लेन रह ही नहीं जाता, अदर देन द फ्रेम एंड द इंजन, वो पूरा भारतीय होता है। तो भारत का जो सिंपल सा जो सिस्टम भी होगा वो दैट इज मोर एडवांस्ड, तो आप तो कंपीट ही नहीं कर सकते भारत से उस एंगल पे। और इनका एक और आपने F-35 के बारे में बोला, F-16, F-18, आपका F-18 तो 18 जो है अंडर पावर्ड इंजन है एज कंपेयर टू सुखोई MKI। तो भारत को ना आपका F-15 चाहिए, और भारत क्यों खरीदेगा जब उसको मालूम है यू आर एनिमी कंट्री। व्हाई विल भारत बाय एनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम यू जब आप उसको पाकिस्तान को सप्लाई कर रहे हो? तो ये आपका प्रॉब्लम है, भारत विल डेफिनेटली नॉट बाय इट। और आपके ट्रांसपोर्ट प्लेन्स का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, पूछना जाके इंडियन एयरफोर्स को कितनी मेहनत लगती है उसमें। तो इतना सोफिस्टिकेशन नहीं चाहिए होता है वॉर करने के लिए, इसलिए आपकी सेनाएं युद्ध नहीं कर सकती। आप मुझे स्ट्राइकर बता दीजिए, आपका IF जो आपका स्ट्राइकर व्हीकल है, आप मुझे आपके टैंक्स बता दीजिए, अब्राहम टैंक्स। अब्राहम टैंक्स सिटिंग डक्स है,
रशियन वेपन्स के सामने। अब तो भारतीय नागास्त्र उसको जाके मारेगा जोर जोर से। तो देयर इज नॉट ए सिंगल अमेरिकन वेपन विच लुक्स गुड अदर देन पेपर। तो क्यों खरीदेगा भारत? इस ट्वीट में आगे क्या लिखा है, दे हैव नाउ ऑफर टू कट देयर टैरिफ्स टू नथिंग बट इट्स गेटिंग लेट। या सच में भारत ने ऐसा कुछ कहा है कि हम अपने टैरिफ कम कर देंगे? कुछ ऐसा हुआ है क्या? देखिए, जब ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा था, पीयूष गोयल जी ने कुछ आइटम्स पे, नॉट ऑन द एग्रीकल्चर डेयरी, उनको किया था कि यस वी आर गोइंग टू रिड्यूस, हम उसको मानते हैं, करते हैं उस पे। तो उसमें भारत को फायदा हो रहा था ट्रैक्टर्स एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट में सर्टेन टेक्नोलॉजीज। देखिए, आप अब भारत का लॉजिक बड़ा सिंपल है कि यू बिल्ड हाई एंड टेक्नोलॉजीज सिविलियंस के लिए। मिलिट्री पे तो आप छोड़ दीजिए, मिलिट्री वी आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि भारत के तो 90% ऑफ इंपोर्ट्स विल बी फ्रॉम भारतीय कंपनीज। तो अगर आपको मिलिट्री वे में आना है, यू टाई अप विद इंडियन कंपनी, वेरी क्लियर, फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। सो यू स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ फ्री रिजर्व करेंसी ऑन रिसर्च, विच आप कर सकते हो, हम नहीं कर सकते क्योंकि आपका फ्री करेंसी है। हमको तो बिजनेस भी चलाना है, फिर सेविंग्स भी करनी है, फिर उस पर इन्वेस्टमेंट करना है। मैं इसमें भारतीयों को भी बोलूंगा कि जो आप अमेरिकन मॉडल को कॉपी करने की बात करते हैं ना, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। मैं टेक्निकल वर्ल्ड से ही हूँ, बिकॉज वहां पे फ्री करेंसी है, आपका रिजर्व करेंसी नहीं है। बट यही चीज को आप देखेंगे अगले 10 साल में, भारत विल बी इन्वेस्टिंग मोर इन रिसर्च, भारतीय गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उसको ऑफर किया है, और देन इवन अमेरिका, और वो रियल टर्म्स में होगा। अभी जो है वेस्टेज ज्यादा है अमेरिका में, तो आप अपना पैसा वेस्ट करके टेक्नोलॉजीज बनाते हो, तो दैट इज द ओनली थिंग विच इंडिया इज इंटरेस्टेड इन। आप उस पे, अब फिर उसके ऊपर आप सैंक्शंस लगाओगे, हम नहीं देंगे, तो फिर क्यों करेगा भारत बिजनेस? तो अपनी एरोगेंस को अपनी जेब में रखो एंड टेक अ वॉक, ऐसा यही लिटरली। तो ट्रम्प को बोलना पड़ेगा कि भाई जस्ट एनालाइज, अगर भारत आपकी ट्रम्प प्रॉपर्टीज पे सैंक्शन लगा दे, फिर आपका क्या हाल होगा? सड़क पे आ जाओगे, बिकॉज दुनिया भर का जो प्रॉपर्टीज जो आप बनाते रहते हो इधर उधर, तो इट्स अगेन इलॉजिकल प्रोडक्ट। आप बोल रहे हैं मिलिट्री प्रोडक्ट फ्रॉम रशिया, वेरी लिटिल फ्रॉम द यूएस। ऑब्वियसली रशिया और भारत में ट्रस्ट का, एक डिफेंस में ट्रस्ट चलता है, मेन चीज ट्रस्ट है। अगर भारत सपोज सप्लाई कर रहा है ब्राह्मोस फिलीपींस को, तो देयर इज ए ट्रस्ट बिटवीन फिलीपींस एंड भारत कि फिलीपींस इज नॉट गोइंग टू मिसयूज द टेक्नोलॉजी और यूज अगेंस्ट भारत। अब यहाँ पे तो आप ही मेरे सबसे बड़े एनिमी हो, तो मैं आपसे क्यों खरीदूंगा? आई हैव टू डिफेंड। अगर आपको इतना ही शौक है मिलिट्री बेचने का है, तो डिएगो गार्सिया खाली कर दो, उससे तो भारत को थ्रेट है। यू आर सिटिंग ऑन द सदर्न साइड ऑफ इंडिया, यू कैन अटैक एनी सिटी ऑफ इंडिया, तो यू आर ए एनिमी। और बोलना पड़ेगा भारतीय गवर्नमेंट को कि आप दुश्मन हो हमारे, आप और पाकिस्तान सेम कैटेगरी में हो। आपके वेपन्स, अगर आपको इतना ही शौक था मिलिट्री बेचने का, तो हटा दो सारी मिलिट्री नेवी इंडियन ओशन से, एंड डू इट, लेट्स डू इट। रशिया ने तो बेस नहीं बनाया वहां पे, आपने बनाया है। और उनको ये समझ में नहीं आता है कि आपकी औकात उत्तर प्रदेश से ज्यादा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी कंट्रोल्स द सेम नंबर ऑफ पीपल एज यू, सो डेमोग्राफिकली एंड डेमोक्रेसी वाइज यू आइडियली शुड बी डीलिंग विद जस्ट योगी आदित्यनाथ, और किसी और से नहीं, यू नो, क्योंकि पॉपुलेशन आपकी उतनी है। पर आदित्य जी, जैसे कल जिस वक्त चाइना में पुतिन मिल रहे थे, मोदी मिल रहे थे, एससीओ का समिट चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, उस वक्त इंडिया में जो अमेरिका की एम्बेसी है, वहां से एक ट्वीट किया जाता है जो कि मार्को रूबियो का ट्वीट था, उसको उन्होंने रीट्वीट किया था, जिसमें वो कहते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते तो बहुत ही ऊंचाइयों पर है इस वक्त। तो सर, ऐसे कौन सी ऊंचाइयों पर है इस वक्त रिश्ते? उस ट्वीट की टाइमिंग पर भी बड़े सवाल उठे कि ऐसा ट्वीट क्यों किया गया, क्या मतलब था उस ट्वीट का? देखिए, दे आर ट्राइंग टू मेक अप, क्योंकि एम्बेसी को दिख रहा है द मूड इन इंडिया, ओके। और एंग्लो सेक्शंस की बीमारी होती है, दे ओनली टारगेट द लीडरशिप, वो जनता के ऊपर नहीं जाते। लेकिन भारत में एक्चुअल लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी शब्द तो मैं तो भारत से डेमोक्रेसी शब्द को निकाल देना चाहता हूं, क्योंकि लोकतंत्र जो है भारतीय कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेसी डजंट इक्वल टू लोकतंत्र। तो भारत का एक्चुअल लोकतंत्र है जहां पे जनता एक्चुअली में राज करती है। अगर जनता को कुछ पसंद नहीं आता है तो सड़क पे उतरती है। अमेरिका एक कम्युनिस्ट नेशन है,
जहां पे पुलिस स्टेट के थ्रू डेमोक्रेसी का ढांचा दिया गया है। तो इस ट्वीट का ये अर्थ था कि लीडरशिप जो है से हमारे अच्छे रिलेशन है। भाई पीयूष गोयल जी क्यों बोलेंगे कि आपसे रिलेशन खराब है? नहीं बोलेंगे। यही तो डिप्लोमेसी होती है। जयशंकर जी ये तो नहीं बोलेंगे कि तुम नालायक हो, बोलेंगे हम लोग तो अच्छी तरह काम कर रहे हैं और अच्छी बात है। तो ये आपकी मूर्खता है कि आप उसको भारत की जो डिप्लोमेटिक सभ्य भाषा को आप अच्छे रिलेशनशिप जान चुके हो, क्योंकि आपका समाज भाषा पे चलता है। वचन कुछ भी बोलो, कर्म चाहे कुछ भी हो, लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं चलता। बट एक्शंस देखिए भारत के, एक्शंस एम्बेसी को समझना चाहिए भारत के एक्शंस पहली बात तो दिस इज ए क्लासिकल एंग्लो सैक्सन वे ऑफ सेइंग कि हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो रहो अपनी मिकी माउस की दुनिया में, इट्स ऑल राइट। लेकिन भारत के एक्शन से वॉस्त्रो अकाउंट, आरबीआई नोटिफिकेशन, चीन में जाके भारत रशिया को वापस बोलता है हमारे अच्छे दोस्त हैं, और चीन को भी जाके बोलता है विल रिपेयर अवर रिलेशनशिप, क्योंकि उसकी भारत ने 2022 से शुरू कर दिया। ट्रम्प टैरिफ की वजह से नहीं शुरू हुआ, उसको आप बिल्कुल कनेक्ट मत करिएगा। ट्रम्प टैरिफ इज अ साइड इशू फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मोदी जी के लिए डेफिनेटली। ये भारत का रिप्रोचमेंट शुरू हुआ जब चाइना को अपनी गलती समझ में आई, गलवान में पिटाई हुई और चाइना ने बोला कि चलिए हमको क्यों लड़ना, हम तो 2.8 बिलियन लोग हैं दोनों कंट्रीज के मिला के ऑफिशियली। तो तब से शुरू हुआ रिप्रोचमेंट। और जो अभी इंसिडेंट हुआ पहलगाम वाला, वो डेफिनेटली अमेरिकन था। अब पाकिस्तान के पास चाइनीज वेपन्स है और चाइना हार गया सीपैक को चलाते चलाते, उसको समझ में आ गया जैसे ही भारत पीओके में आएगा सीपैक सक्सेसफुल हो जाएगा, उसका इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा, बिकॉज भारत काराकोरम हाईवे कंट्रोल करेगा और भारत रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान को कंट्रोल करेगा, इंक्लूडिंग अमेरिकन बेसिस बाय द वे। अभी अमेरिका भारत ने रिस्ट्रिक्शन हटा दिया है, अब हम आपके बेसिस पे खुलकर मारेंगे। तो नाउ तो चाइना के लिए बेनिफिशियल रिलेशनशिप भारत के साथ, रशिया के लिए बेनिफिशियल रिलेशनशिप भारत के साथ, क्योंकि चाइना का एक दुश्मन तो चला गया ना, और जो सबसे मेजर वाला है भारत, भारतीय फोर्सेस, तो चाइना के लिए बेनिफिशियल। और आप ही तो लड़ाई करवा रहे थे इतने समय से, और भारत के जो टट्टू है जो जो बैठे हुए हैं मीडिया में, ओ इंडिया चाइना इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ भारत, चाइना इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ भारत। मैं तो कितनी बुक्स में लिख चुका हूँ 5 साल पहले 6 साल पहले कि चाइना कैन नॉट बी द बिगेस्ट एनिमी ऑफ भारत, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टीज, बिकॉज दैट इज सीआईए क्रिएशन। तो अब वो लोग भी सुधर रहे हैं, तब कोई सुधरना चाहेगा तो हम उसको एनकरेज करेंगे ना। हम ये तो नहीं बोलेंगे तुम वापस चले जाओ पुरानी हरकतों पे, तो सुधर रहा है वो। तो पीओके के बाद अक्सर चीन भी भारत के पास आ जाएगा, वो भारत का नॉन नेगोशिएबल पार्ट है। और अरुणाचल प्रदेश के सारे बॉर्डर्स को मैकमोहन लाइन को भारत विल क्लैरिफाई, और भारत ऑलरेडी एक्शन ले चुका है सिक्किम के ऊपर। सो सबको दुनिया को मालूम है भारत टेक्स प्रोएक्टिव मिलिट्री एक्शन। अब अमेरिका को डर लग रहा है कि भारत शुड टेक ए प्रोएक्टिव मिलिट्री एक्शन। डिएगो गार्सिया और जो भी सुन रहे हैं भारतीय पॉलिसी मेकर्स, वो इट इज अ सिक्योरिटी थ्रेट फॉर भारत, सिक्योरिटी थ्रेट। मैं तो कितने मिलिट्री लोगों को बताया कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है। अब उसको पोजीशन देखिए, क्या जरूरत है। तो भारत ने बड़ा स्मार्टली उसके पीछे एक और आइलैंड ले लिया सेशल्स में, वहां पे भारतीय आउटपोस्ट, नेवल आउटपोस्ट बैठा हुआ है। तो आप भारत ने भी आपको कवर कर लिया चारों ओर से, अफ्रीका से भी कवर किया, पीछे से भी कवर किया। वो तो बटन जब दबेगा तब दबेगा, देन विल टेक केयर ऑफ यू। तो फिजी को भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि फिजी के साथ भी भारत का रिलेशनशिप कुछ इसी तरह के घेरेबंदी के लिए किया गया है। बिल्कुल, बिकॉज देखिए बहुत सारी चीजें बोली नहीं जाती, और ये स्मार्ट गवर्नमेंट होती है जो अपने, और भारत तो बहुत प्राचीन देश है, महाभारत रामायण से हमारी बुद्धि आती है। दुनिया का पहला सभ्य मनुष्य समाज है, पहला। तो ये आजकल के 250 साल के बंदर क्या करेंगे, है ना। तो ये द पॉइंट इज कि आप डील कर रहे हैं एक ऐसे, चाहे कोई भी सरकार हो भारत की, आई डोंट केयर विच सरकार, भारत का डिफेंस तो इंडिपेंडेंट रहता है ना। अगर देश ही नहीं रहेगा तो कौन अपोजिशन पार्टी, कौन सी मेन स्ट्रीम पार्टी। तो सिक्योरिटी के नाम पे तो सारे भारतीय एक हो जाते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। आपने देखा ही होगा, चाहे किसी भी मंशा से किया हो, चाहे आई डिस्काउंट देम, बेनिफिट फॉर द डाउट, लेकिन जब भारत का युद्ध होता है तो सारी सरकारें एक साथ काम करती है, सारे अपोजिशन एक साथ काम करते हैं। तो अब आप लिखते हो, ये बकवास लिखते हो
कि they have now offered to cut. It's getting हम्म, late. It's हाँ, getting late. they should have done so many years ago, just some simple facts for people to ponder. ये लिखा उसको बोलो आप बेवकूफ हो, आपकी जनता बेवकूफ है, इसका श्रेय आप भारत को तो नहीं दे सकते हो। आपने ही तो अपने एजुकेशन सिस्टम में अमेरिकन को डंप करके रखा हुआ है। अभी आज कोई अमेरिकन को पूछेंगे कि लंदन कहाँ पे है, बोलेगा लंदन इज ए कंट्री। ये बोलता है ना अमेरिकन बच्चा। तो आपने अपने बच्चों को इतना बेवकूफ बना के रखा हुआ है, तो फॉल्ट आपका है। और कोई भी स्मार्ट बिजनेसमैन होगा, जैसे जयशंकर जी ने बोला, व्हाई शुड आई अर्न प्रॉफिट, आई एम स्मार्ट, उन्होंने ओपनली बोल दिया आपके सामने। तो अगर आप बेवकूफ हो, इसका मतलब ये तो नहीं आप बेवकूफ है। और व्यापारी का तो धर्म होता है मुनाफा कमाना, व्यापारी का धर्म होता है टू मेक प्रॉफिट, लाभ तो करो, उसका धर्म है। तो अगर वो धर्म अपना धर्म ही पालन नहीं करे आपकी बेवकूफी वजह से, तो आप अपना रिजर्व करेंसी हटा दो, देखते हैं फिर आप कैसे compete करते हो। और दूसरा दूसरा आप हटा दो कि many years ago टैरिफ, अरे हमने आप पे दया की है, तब भी आप कुछ नहीं बेच पाओगे, तब भी नहीं बेच पाओगे। तो टैरिफ भी हम नीचे कर देंगे, फिर भी आप कुछ नहीं बेच पाओगे, क्योंकि आपको बेसिक कॉस्ट इज वेरी हाई। तो अगर आपको रोने की आदत है, तो भारत तो नहीं रोएगा बैठ के, अभी इसलिए मैं बोलता हूँ पाकिस्तान और अमेरिका सेम जैसा है। मतलब अच्छी रोड्स को देखे इंप्रेस मत होइए, अच्छी कारों को देखे इंप्रेस मत होइए, है ना। कार के अंदर जब बैठते हैं तो मर्सिडीज और कोई छोटी कार सेम दिखाई देती है। लेकिन ये चीज यहाँ तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये रोना रोया, लेकिन फिर वो जो उनका सलाहकार एडवाइजर पीटर नोवेरो, वो ये सब क्यों बोल रहा था? देखिए उन्होंने क्या इंटरव्यू दिया है फॉक्स न्यूज संडे को, जिसमें कहा कि भारत के लोगों को मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये जो तेल बेचा जा रहा है, ये फायदेमंद हो रहा है तेल का कारोबार ब्राह्मणों के लिए, तो भारतीय लोगों की कीमत पर ही ब्राह्मण मुनाफा कमा रहे हैं, हमें इसे रोकना होगा। ये क्या कर रहे हैं? जाति जाति खेल रहे हैं भारत में, भारत के लोगों को भड़काने के लिए, वो भी तेल के नाम पर। नहीं, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको अलग तरीके से देखिए, ठीक है। एक नॉवल था एलसी बेनर, एलसी बेनर और ओलिवर वेंडल होम्स ने 1867 में एक टर्म बनाई थी, बॉस्टन ब्राह्मण्स। ये एक पेजोरेटिव टर्म है, ये मजाक वाली टर्म है, इस नॉवलिस्ट ने बनाई थी कि मतलब कि जैसे कि दीज आर द एलिट्स ऑफ द एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड, इसको बोलते हैं व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट, वास्प। ओके, वास्प को ही ब्राह्मण ब्राह्मण बोला जाता है। ये लोग पूरे अमेरिका को कंट्रोल करते थे, कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल करते रहेंगे, क्योंकि अमेरिका जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड की कॉलोनी है, मोनार्की की कॉलोनी। तो ये बॉस्टन ब्राह्मण उनके लिए यूज किया जाता है, इलिटिस्ट के लिए। अब मुझे प्रॉब्लम है द वर्ड ब्राह्मण यूज करने से, क्योंकि समाज में, भारतीय समाज में ब्राह्मण सबसे गरीब होता है फाइनेंशियली, उसका लीडरशिप होता है, वो दान पे डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू वर्ण। तो ये जो पेजोरेटिव टर्म बनाई थी कमिंग फ्रॉम द ओल्ड ब्रिटिश माइंडसेट, उनको ये लगता था कि ब्राह्मण कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वर्णाश्रम पे अगर आपको आक्रमण करना है तो ब्राह्मणों पे आक्रमण करना पड़ेगा। इसलिए सारे जो ब्राह्मण थे भारत के, उनको जबरदस्ती लेकर गए यूके में, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज। अभी आजकल तो ऑक्सफोर्ड की डिग्री कोई लेके बोलता है ना आई एम ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड, तो बोलना पड़ता है भाई तू तो नालायक ही होगा 100%। हमारी गढ़वाल यूनिवर्सिटी ज्यादा अच्छा स्टूडेंट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, तो वो बोलना ही पड़ेगा आजकल तो। सो दिस इज कमिंग फ्रॉम दैट नॉवल। तो अब अगर आप मिकी माउस की दुनिया में रहते हो तो उसका मुझे प्रॉब्लम तो नहीं है। और फॉक्स न्यूज तो सारे गधों की चैनल है, उसको देखने वो और सीएनसी अमेरिकन चैनल जो है, अगर आपको मूर्ख से मूर्खतमा बनना है तो अमेरिकन चैनल देखो, प्लीज देखो, डेली देखो, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा चलाते हैं। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक ए कम्युनिस्ट चाइना। अमेरिका को कैपिटलिस्ट कंट्री मानना ही बेवकूफी है। अगर मेरा रिजर्व करेंसी होगा ना तो मैं कुछ भी करता रहूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह वो चलाते हैं। और फॉक्स न्यूज के जितने भी डिबेट्स हैं, अब ये सारे गधे फॉक्स न्यूज पे क्यों जाते हैं? क्योंकि सारे गधे एक दूसरे की बात समझते हैं ना, इसीलिए जाते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि वो लोग, उसमें तो कितने सारे जोकर्स हैं, जैसी वॉटर्स है और आपके पता नहीं कितने लोग हैं, सब कॉमेडियंस हैं सारे के सारे। सो अब मेरे को बड़ा, अंजू जी मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि भारतीय मीडिया अपनी, देखिए जर्नलिज्म का काम होता है, ब्राह्मणों का कार्य होता है, रिस्पॉन्सिबल कार्य होता है, आपको सत्य बोलना पड़ेगा,
लोगों को गुमराह नहीं करना पड़ेगा, आपको वही चीजें बोलनी पड़ेंगी जिससे राष्ट्र बढ़े या राष्ट्र की रक्षा हो। लेकिन आजकल जो भारतीय मीडिया है, लेजीनेस, वो जो मिलता है वो उठा लेते हैं। अरे उस भारतीय मीडिया को तो बोलना चाहिए, भाई तुम नालायक हो, तुम्हारा चैनल्स गधे वाले हैं, तो व्हाट शुड आई डू? अगर आपको असलियत सुननी है तो चलो भारतीय मेन स्ट्रीम चैनल फिर अर्नब गोस्वामी के चैनल पे आ जाओ, वो तो अच्छी तरह आपकी खाल रहता है दिल्ली सुबह बैठ के। तो तो द पॉइंट इज कि भारतीय मीडिया को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पिकअप करना पड़ेगा कि किसको सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर फॉक्स न्यूज पे आए तो पहले फेक न्यूज में डाल दो कैटेगरी में, कुछ भी बोल देते हैं जाके और कुछ भी कर देते हैं। एंड अगर इतना ही ज्यादा आपको पीटर नवारो को दम है तो आओ भारतीय चैनल पे बात करो, लेट्स डू इट। तो नहीं करेंगे क्योंकि उनको एक ही जैसे गधे चाहिए, जो दीज आर कॉल्ड साउंड बाइट्स इको चैम्बर। इको चैम्बर है, मैं आपको बोलूंगा वो आपको बोलेंगे, ऐसे चल रहा है वो। आदित्य जी, ये जो कुछ एससीओ में हुआ, आतंकवाद के मुद्दे पर आप सोचो जॉइंट डिक्लेरेशन भी हुआ, वहां पर टर्की के प्राइम मिनिस्टर भी थे, शहबाज भी थे, और वहां से मैसेज दिया गया डोनाल्ड ट्रंप को भी कि जो फंड करते हैं आतंकवादियों को उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। उनके जो आका हैं, आईएमएफ से तो पैसा आता है, अमेरिका ही पैसा दिलाता है पाकिस्तान को, और वो पैसा जाता है आतंकवादियों को, तो सबको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया। उसके बाद क्या रिएक्शन हो सकता है अमेरिका का? देखिए, भारतीय मीडिया ने अमेरिका का इतना बैंड बजाया है पिछले 6-7 महीने से कि दे आर रैटल्ड कंप्लीटली। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे रिएक्ट करें, और आप सबका योगदान है उधर कि भारतीय ने इनका इतना बैंड बजाया है, दे डोंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज में भी गुलाम है। मिडिल ईस्ट खरीदा हुआ है इन लोगों ने, वेस्ट एशिया मतलब पूरा खरीदा हुआ है। टर्की दोगला सांप है, वो किसी भी तरफ चलता है, और टर्की की कभी औकात ही नहीं रही है। वर्ल्ड वॉर 1 जो भी यूरोपियन वॉर 1 था, वहां पे भारतीय सोल्जर्स ने पिटाई करी। वर्ल्ड वॉर 2 भारतीय सोल्जर्स ने पिटाई करी, और जिस दिन भारतीय सोल्जर्स उतर गए वहां पे फिर पिटाई करेंगे, क्योंकि इतिहास रिपीट करता है बार बार। दूसरा पाकिस्तान, दोनों के दोनों अमेरिकन स्टूज बैठे हुए हैं। तीसरा ऑस्ट्रेलियन मीडिया, सबसे घटिया मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया वहां बैठा हुआ है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो वो दुनिया भर की बातें करता है एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया, जैसे सारे कॉलोनाइज्ड मीडिया ऐसी बातें करते हैं। अमेरिकन मीडिया पूरी दुनिया की बात करेगा एक्सेप्ट अमेरिका। अमेरिका में लोगों में पीने का पानी नहीं है नेटिव अमेरिकन के पास, ओके, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। भोजन नहीं है नेटिव अमेरिकन के पास, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। सब दुनिया भर की बातें करते रहते हैं। तो ये जो एससीओ का जो आउटकम है वो इसलिए सिग्निफिकेंट है इस समय कि पहली बार RIC एक साथ आया है, बैठा है, और यूरोपियन कंट्रीज ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहती है, और RIC में 2 कंट्रीज पाए हैं, वो है पाकिस्तान और दूसरा टर्की। ये दोनों सारी इंफॉर्मेशन लेके दूसरों को बताते रहते हैं, इसलिए ये किसी भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन में शामिल ही नहीं है। चाहे देख लिया होगा आपने चाइना में, अर्दोगान तो बस खड़ा हुआ घूम रहा है एज समथिंग व्हाटएवर। और इतनी गरीब इकोनॉमीज है, और टर्की को कोई पता नहीं कैसे लोग रिच कंट्री मानते हैं। 37 डिस्ट्रिक्ट्स हैं टर्की के अंदर। 37 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेसिडेंट ऑफ टर्की कैन ओनली गो इन 3। कंट्री नहीं है वो, तो उसकी तो पिटाई हो जाएगी बाहर ओनली बिकॉज ऑफ आर्मी सस्टेनिंग। तो कहाँ का वो कंट्री है? तो थैंक यू अमेरिका फॉर कीपिंग दोज अलाइव्स, रखो अपने पास। अमेरिकन बेस अगर चले जाएंगे टर्की से तो रशिया खा जाएगा उसको, ओके। और जो उसका जो फेक जो दिखाते हैं टर्की एंड दिस थिंग, वो 2 डिस्ट्रिक्ट से है। फिर आपका दूसरा अलाय इजिप्ट। इजिप्ट कायरो के बाहर एग्जिस्ट नहीं करता। रियलिटी तो ये है ना, अलेक्जेंड्रिया में आप जा नहीं सकते, आपकी जेब कट जाएगी, लोग मारेंगे आपको। तो 2 सिटीज के अलावा इजिप्ट नहीं। तो कौन सा, तो उसको दिख रहा है अब रियल प्रॉस्पेरस कंट्रीज। भारत में कभी कभी भारतीयों को भी ठीक से बताया नहीं जाता, लेकिन जैसे मैं तो पूरी दुनिया घूमता हूँ, तो भारत में आकर आपको लगता है कि ये देश है। यहाँ पे 12 से 15 मेट्रोपोलिसिस है, बड़े बड़े सिटीज है, जो कि नेचुरल है। टाइप 2 टाइप 3 सिटीज में आपको वेल्थ दिखाई देती है, पॉवर्टी भी है, नेचुरल है पॉवर्टी।
क्योंकि कोई कमाएगा तो कोई, तो इससे नेचुरल, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल। चाइना आप चले जाएं, आर्टिफिशियल सिटीज है कितने सारे, तांजिन और कुछ 2-3 सिटीज को छोड़ के, शंघाई, तांजिन, बीजिंग और इनको छोड़ के कई और सिटीज में वेल्थ ही नहीं है। तो सब कुछ ही तो आपने मन के अंदर बिठाया हुआ है, फॉक्स न्यूज, रॉयटर्स, ऐसे बीबीसी के बकवास में। तो पहली बार जब अमेरिका को दिख रहा है कि रियल इकोनॉमी वर्सेस आर्टिफिशियल इकोनॉमी, चिड़ तो बचेगी। और आपकी दुनिया तो ट्विटर पे, ट्रूथ सोशल पे घूमती है, सड़क पे तो आप आते नहीं हो। सड़क पे आओगे तो जूते पड़ेंगे। तो अमेरिका में भी सड़क पे नहीं घूम सकते आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे अमेरिकन आर वेरी गुड पीपल, आई विल डिफेंड ऑल दोस, ऐसा नहीं कि सभी नालायक हैं, बट द पीपल हु आर इंटेलिजेंट, विच इज मेजोरिटी ऑफ द क्राउड, बोल नहीं पाते कुछ भी। उनको मालूम है सिस्टम क्या है। सिस्टम तो छोटा सा है, एक फनल है। तो सिस्टम अगर आप बोल ही नहीं सकते, क्यों बोलेंगे फिर? आप बोलेंगे लेट इट गो टू हेल। कल को अमेरिका जाता है तो कोई और देश बन जाएगा। सो दैट्स व्हाई दे आर वरिंग। पर एक चीज और है कि अब जब डोनाल्ड ट्रंप के 2 ट्वीट आ गए एक हफ्ते के बाद, तो हम ये मानकर चलें कि उनकी कुर्सी भी सलामत है। गुड नाइट भी बोल रहे थे वो, जैसे कि वो बिल्कुल रिलैक्स होकर सोने जा रहे हैं। कुर्सी भी सलामत, और जेडी वांस को शायद कुछ और इंतजार करना पड़ेगा, यही मानकर चला जाए। देखिए क्या है कि वो उनकी कुर्सी को छीन नहीं सकता, वो दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि वो दोनों हाउसेस कंट्रोल करते हैं। और वो पहले भी हम लोगों ने बोला था कि इट्स इम्पॉसिबल। और जेडी वांस तो बेचारा बचपन में कुछ बोल गया, उसका तो बचपन से मेंटल इश्यूज का केस है। तो बोल गया वो रोलू पोलू, उसको रोलू पोलू था ना पहले भी, तो रोलू पोलू कुछ बोल गया, राहुल गांधी है। अब जस्ट इमेजिन कि सेकेंड इन लाइन कितना बड़ा पप्पू है वहां पे। जो स्मार्ट लोग हैं वो बोल ही नहीं पा रहे हैं उस एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ भी। एक दो है, ज्यादा नहीं है, एक दो ही है। लेकिन द थिंग इज कि ट्रंप को मेडिकल ग्राउंड्स में रिजाइन शायद करना पड़े, शायद, मुझे ऐसा लगता है। और मेडिकल ग्राउंड्स अब वो कैसे होगा वो किसी को पता नहीं है, बिकॉज जो कंडीशंस उन्होंने अपने कब्र खुद ही खो दी है ना। सो दे मेड फन ऑफ बाइडेन। और जब आप बाइडेन का फन बनाया तो आपकी मीडिया, आपके सपोर्टर आपको भी क्वेश्चन करेंगे उसी ग्राउंड्स पे। एग्जैक्टली वही हो रहा है। मैंने आपको पहले बोला था कि रूमर्स बाहर से नहीं आई है, अंदर से आई है। अंदर से आई है सारी, कोई बाहर से नहीं आई है, क्योंकि बाहर किसी को दम ही नहीं। और अंदर आदित्य जी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रंप से खार खाए बैठे हुए हैं। बहुत से लोगों को लगता है हम भी तो रेस में हैं, हम भी तो बन सकते हैं। तो रिपब्लिकन के अंदर खलबली तो मची हुई है, और इसीलिए शायद आपको लगता है कि मेडिकल ग्राउंड्स पर रिजाइन करना पड़े उन्हें शायद आने वाले दिनों में। मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि आपने जो बेंचमार्क दूसरों के लिए स्थापित किए वो आपके ऊपर भी अप्लाई होते हैं। और एक भारत की अजीब सी क्वालिटी है कि देयर आर मोर इंडिया सपोर्टर्स देन इंडिया अपोजर्स। तो आपके 2-3 बंदर जो उछल उछल के जो बात कर रहे हैं, वो उनको तो भारतीय मजा चखाएंगे सोशल मीडिया पे। आपके प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया आपके प्लेटफॉर्म है सारे। लेकिन जो आपकी वजह से जो डेमोक्रेट पार्टी स्ट्रांग हुई है, तो उसका इफेक्ट आपको मिड टर्म में मिलेगा। तो अभी वो जो सहानुभूति वाली वेव थी ना, वो चली जाएगी, क्योंकि थोड़े दिनों में जो महंगाई इतनी बढ़ने वाली है, इतनी बढ़ने वाली है, दी कांट इमेजिन। क्योंकि चाइना को जो आपने 200% का टैरिफ का थ्रेट किया है, चाइनीज और भारतीयों की मानसिकता में ज्यादा फर्क नहीं होता, वो बदला लेंगे। और उसका बदलाव वो इस तरह होगा कि आपको चाइनीज विल ऑल्सो इंक्रीज देयर प्राइसेस टू हेज फॉर द फ्यूचर लॉसेस। क्योंकि आपको सबसे बढ़िया प्रोडक्ट दे रहा है पूरा दुनिया रिजर्व करेंसी की वजह से। अब सबको पता लगे आप कंगाल हो, कुछ है नहीं आपके पास। और तो ओनली प्लेस वेयर योर करेंसी इज गेटिंग एक्सेप्टेड इज अफ्रीका। और अफ्रीकन नेशंस आर आल्सो कमिंग फॉरवर्ड, जहां पे भारत और चाइना दोनों कम्पीट कर रहे हैं। एंड भारतीय गुड्स आर नोन टू बी बेटर क्वालिटी। तो इसलिए वहां पे भी आपको फर्क पड़ेगा। तो जस्ट हॉलीडेज का वेट करिए अभी नवंबर दिसंबर का। और दूसरा, जो ये अब एक तरह से भारत को मनाने की कोशिश हो रही है, जो जितना कुछ भारत के बारे में कहा गया उससे बैक ट्रैक करने की कोशिश हो रही है, कुछ रंग आपको लगता है कि उनकी ये कोशिशें रंग लाएंगी? नहीं लाएंगे, ये परमानेंट वेज है। अब 2 बार, अभी आपने 3 बार एक्सपीरियंस करा दिया ना भारत को, 98, 71, 2025। उसके पहले तो आपने जो किया भारतीयों को पता नहीं लगा, लेकिन आपने
सेवंथ फ्लीट भेजी, फिर न्यूक्लियर वापस सैंक्शंस लगाए न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर, और फिर उसके बाद आपने सैंक्शंस लगाए 2025 में। तो इट्स परमानेंट वेज इज डन। तो आप अब पाकिस्तान की श्रेणी में आ चुके हो। अभी ये देखना है कि कौन सा भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन आपको ओपनली एनिमी डिक्लेयर करता है। दैट आई टू सी। कौन सी भारतीय गवर्नमेंट आके बोलेगी कि यस यू आर एन एनिमी। अभी तो सबको मालूम है, मीडिया को मालूम है, सरकार को भी मालूम है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि अभी भी हमारा कुछ पैसा आपकी बैंक्स में है, इसे सब चुप है। तो भारत हैज टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई पागल आदमी है तो उसे पागलपन कम कराया जाए, बढ़ाया नहीं जाए। इसलिए बड़ा साइलेंटली काम हो रहा है। और ये जो साइलेंटली काम हो रहा है, ये जो खामोशी है, यही ट्रंप को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। भारत चुप है और वो एक के बाद एक लगातार बोले चले जा रहे हैं। उनके सिपे सालार बोल रहे हैं, एडवाइजर बोल रहे हैं, उनके मंत्री बोल रहे हैं, लेकिन भारत पूरी तरह से खामोश है और शायद इसीलिए सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। चलिए देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। अभी तो एससीओ समिट में जो हुआ है उस पर भी बहुत कुछ रिएक्शंस अमेरिका से आएंगे। पाकिस्तान में हो सकता है मुल्ला रोते राते मुनीर जो है फिर से व्हाइट हाउस में ब्रेकफास्ट लंच करने के लिए पहुंच जाए। बहुत कुछ होगा, लेकिन आपने इस विषय पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी है आदित्य जी, मेरे लिए आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय।